चुनाव प्रचार के दौरान आप और आपकी पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर काफ़ी बहुत क्रिटिसाइज भी किया था, और चलिए पॉलिटिक्स में तो ये होता ही रहता है, लेकिन आपको कहीं लगता है कि कुछ भी काम उन्होंने सही किया हो, शायद कुछ का एक या दो उपलब्धियां उनकी? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। उन्होंने जो किया ना, शुरू किया बड़ी आशाएं जगा के, लोगों के दिलों में खूब आशा जगा दी कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ईमानदारी के झंडे उठाए, देशभक्ति का बिगुल बजाया और सबको एक नए भारत की, नई दिल्ली की कल्पना दिखाई। पर बहुत जल्द उन्होंने अपने आप को गलत साबित कर दिया और दिल्ली की उम्मीदें जैसी टूट सी गई। उन्होंने प्रोपोगेंडा ज्यादा किया, काम उस दृष्टि में नहीं किया। यदि वो जिस स्पीड में प्रोपोगेंडा कर रहे थे उसका 50% भी काम कर लेते तो शायद उनकी सरकार के मायने अलग होते, परंतु बिल्कुल आटे में नमक और नमक में आटा जैसा था। तो नमक में आटा तो नहीं चलेगा, आटे में नमक भर होता तो चल जाता। तो ये समस्या रही पिछली सरकार की, और इसलिए मैं कह सकती हूं कि उनकी जो चीजें थी वो जनता के गले से नीचे नहीं उतरी। आटे में नमक या दूध में पानी जो भी है, बिल्कुल। कोई 10% भी नहीं लगता आपको उन्होंने कुछ काम? 10% भी आप जब जिस काम के लिए खर्चा आप कर रहे हैं 10 रुपए और उसकी एडवर्टीजमेंट में खर्चा करते हैं 100 रुपए, तो आप क्या बोलेंगे उससे? आपने जितनी योजनाएं शुरू करी, आपने पॉल्यूशन की बात करी कि ठीक है जी दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, खूब शोर मचाया, खूब उसके लिए एडवर्टीजमेंट निकाली। पराली, हम पराली की दवाई इजाद कर रहे हैं, वो पराली की दवाई को हम पंजाब को देंगे, हरियाणा को देंगे, पराली खत्म कर देंगे। इस एडवर्टीजमेंट में 25 करोड़ रुपए खर्च हुए, ठीक, पर वो पराली की दवाई बनी क्या? नहीं बनी। कुछ हुआ उसमें? नहीं हुआ। आज देश में कोविड का वैक्सीनेशन बन सकता है, इतना बड़ा काम हो सकता है जो वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं कर पाई, पर पराली की दवाई जिसके लिए आपने एडवर्टीजमेंट पे 25 करोड़ खर्च दिया और उसके खर्चे पे तो न जाने कितना और किया होगा, परंतु हो नहीं पाया। ऐसे ही आपने कहा कि जी भाई प्रदूषण कम करना है, व्हीकलर जो पॉल्यूशन है वो कम करना है, तो क्या किया? क्या रेमेडी दी? ऑड इवन। अब ऑड इवन में खर्चा तो कुछ नहीं लगना था कि आपने एक आदेश निकाल दिया कि आज इवन नंबर की गाड़ी चलेगी, अगले दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेगी, खर्चा कुछ नहीं हुआ। पर उसका एडवर्टीजमेंट में अगर आप 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, 80 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, व्हाट इज द यूज? अब इसको मैं आटे में नमक बोलूं कि नमक में आटा बोलूं? ऐसे ही उनकी हर योजना थी, एवरी योजना। मतलब मोहल्ला क्लिनिक, आपने इतना टीआरपी क्रिएट किया, मोहल्ला क्लिनिक हमने पता नहीं क्या ही खोल दिया। क्या किया? पोटा कैबिन नालों के ऊपर, पोटा कैबिन कहीं भी सड़क के किसी कोने पे। आज उनकी स्थिति आप जाकर के देख लीजिए, वहां कोई डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बस। और वो किताबों में इतना बड़ा सफेद हाथी आपने खड़ा कर दिया, किसी अपने कार्यकर्ता के यहाँ उसको किराए पे ले लिया, उस किराए का 1 लाख रुपए महीना का किराया दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। सिर्फ पर्सनल लोगों को ऑब्लाइज करना, एक टीम ऐसी खड़ी करना जिसको आप पैसे देके फीड कर रहे हो और वो आपके लिए वर्कफोर्स है, वो काम उन्होंने किया। अदरवाइज जमीन पे जो होना चाहिए था, आज दिल्ली में कितना कुछ हो सकता था। ये 10 साल दिल्ली बैकफुट पे आ गई। आज हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पिछले 10 सालों में कोई फ्लाईओवर नहीं, सड़कें नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ आपने किया ही नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया ही नहीं। और आप बातें कर रहे हो इतनी बड़ी बड़ी कि हमसे ज्यादा अच्छा एजुकेशन मॉडल किसी ने नहीं दिया, हमसे ज्यादा हेल्थ सिस्टम किसी ने दिया, जबकि हकीकत ये है कि हमारे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जरूरत की मशीनें भी नहीं है। तो अब क्या करने वाली हैं इन मोहल्ला क्लिनिक्स और या जो स्कूल जो हैं? सब चीजों को रेनोवेट किया जाएगा, उसको अप टू मार्क किया जाएगा और जनता के हित में उसको सुधारा जाएगा। आज 24 अस्पताल उन्होंने शुरू किए, करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर दिए, पर आधे बने हुए 10%, 20% पे छोड़ के चले गए। मान लीजिए उसके ऊपर आपके 2000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, पर आज उस 2000 करोड़ रुपए खर्चने की कोई वैल्यू नहीं है। आज की डेट में वो जितनी प्रॉपर्टीज है ये मांग करती हैं कि और उस पे 4000 करोड़ रुपए खर्चिए, तो भी वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगी। इतनी आनन फानन में चीजों को उन्होंने विदाउट प्लानिंग किया। 7 अस्पताल
कोविड के समय में शुरू किए, ये देख करके कि कोविड के समय की बेडिंग बढ़ा देंगे। और आप उसमें, आज मैं तो खुद जाकर के मैंने देखा, वो बिल्डिंग ऐसी है जैसे पोटा केबिन जैसी होती है। आपका लोहे का स्ट्रक्चर है, गाटर ठोक दी और प्लेन फ्लोर्स आपने क्रिएट कर दी, 4 फ्लोर 5 फ्लोर। उन फ्लोर पे जाके देखिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कोई वहां टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, कोई नर्सिंग स्टेशन की व्यवस्था नहीं है, कोई और चीज नहीं है, केवल एक फ्लोर है। आप उसको कहां से अस्पताल बना देंगे? और उस पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुके आप। यहां तक कि कई कई प्रोजेक्ट में तो आपने ठेकेदारों को पेनल्टी तक दी है 100 करोड़ रुपए की। कितना सरकार का आपने पैसा बर्बाद किया है, ये जस्ट ए क्राइम। उन्होंने क्राइम किया है, दिल्ली की जनता के विश्वास की हत्या की है उन्होंने। जो फैसिलिटी आज कोविड के आपको मैं बताना चाहती हूं, कोविड के समय में आप क्या मानते हैं दिल्ली में कितनी डेथ हुई होगी? आप बताइए। कुछ हजारों में होगी। हजारों में होगी जी। शमशान घाट भरे हुए थे, क्रिमिनेशन हो नहीं पा रहा था, यानी हजारों में होगी। दिल्ली सरकार ने कितने लोगों को कंपनसेशन दिया है? 97 ओनली। केवल 97 लोगों को कंपनसेशन दिया गया है कोविड के समय का। क्या 97 लोग मरे थे? कि आज ऑक्सीजन की कमी के कारण जो एक झटके में सैकड़ों लोग मर गए थे, कौन जिम्मेवार है? कौन उसकी जवाबदेही देगा? उन्होंने मर्डर किया है, क्राइम किया है, कोई उसकी भरपाई नहीं है। उनको सजा कानून देगा। सीएजी रिपोर्ट ने तो केवल खुलासे किए हैं, सजा तो उनको कानून देगा। रेखा जी, ये जो मोहल्ला क्लिनिक के बारे में एक और सवाल है, इसको आप ठीक करने वाली हैं, कितना टाइम लगेगा इन सबको देखिए, हमने टाइम बाउंड तरीके से सबसे पहले हमने इस साल 100 आरोग्य मंदिर लिए हैं। हम उसको एक नए फ्रेमवर्क के साथ में, जन आरोग्य मंदिर, उसमें करेंगे। अभी तक मोहल्ला क्लिनिक में केवल आपको बुखार है तो आपने पैरासीटामोल दे दिया, आपको इतना भर आपको इलाज मिल रहा था, उसमें कोई आपका किसी भी तरीका उससे बड़ी वाली कोई भी ट्रीटमेंट थी वो नहीं मिल रही थी। पर जन आरोग्य मंदिर को हम उससे बेटर फैसिलिटीज के साथ में, उससे बेटर जिसमें आपका इलाज भी हो और उसमें आपका प्रिवेंटिव भी हो, उसमें वैक्सीनेशन भी हो, इन सारी चीजों को लेकर के उनको बनाएंगे। और वो भी परमानेंट स्ट्रक्चर के साथ में, परमानेंट बिल्डिंग्स में। ये नहीं नाले पे खड़ा कर दिया, कहीं और खड़ा कर दिया, नहीं। हम लोग उसको इस तरीके से डेवलप करेंगे ताकि उसका पूरा लाभ जनता को मिल सके। देखिए, आपको कब पता चला कि आप सीएम बनने वाली हैं? पहले तो न्यूज चैनल से, जब से उन लोगों ने चलाना शुरू किया, तो ऐसा लगा कि अच्छा, ऐसी भी संभावनाएं हैं। और उसके बाद जब विधायक दल की बैठक हुई तो वहां, इस बीच में किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन पार्टी की ओर से या कहीं और से मुझे नहीं मिला। और सीधा जब मैं विधायक दल की बैठक में पहुंची तो मैं अपनी ओर से ऐसा कतई नहीं सोच रही थी कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाली हूं। उल्टा सोच रही थी कि अगर बन गई गलती से तो क्या होगा। तो अपने मन में ये था कि भाई ईश्वर उतना करने ना जितना हम संभाल सके। और पर पार्टी ने जब निर्णय लिया तो एक नई जिम्मेवारी का एहसास मुझे हुआ और लगातार मैं उस पथ पे चल पड़ी जहां इस जिम्मेवारी का मैं निर्वहन ठीक से कर पाऊं। किसी खास व्यक्ति का फोन आया आपको? नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं था? नहीं आया। ये कह रही हूं, सब सिस्टम बदल गया। पहले फोन आया करता था तो लोग बताते हैं कि भाई फोन आया, तो लोग उसके इंतजार में फोन सामने रख के बैठते थे कि फोन आएगा। तो ऐसा होता था भी फोन आएगा, फोन आएगा। तो फोन को 1 मिनट के लिए भी लोग निगाह से दूर नहीं रखते थे भी फोन आएगा। पर ना फोन आया, ना कोई सूचना आई, सीधा घोषणा हुई। एक बार फिर उस दिन पे जाते हैं, खुशी तो हुई होगी जाहिर है, लेकिन एक अचंभी भी रह गई होगी शायद आप, जब आपको पता चला कि आप सीएम बनने वाली हैं। क्या प्रतिक्रिया क्या थी आपकी? सच में उस समय तो ऐसा था कि क्या ही बोलूं और क्या सोचने समझने की एक बिल्कुल जिसे कहे कि पूरी ऐसा लग रहा था शायद कोई रील चल रही है, कोई मूवी चल रही है या कोई सपना चल रहा है कि अभी शायद इसमें अगला डेवलपमेंट क्या होने वाला है, या आंख खुलेगी तो ऐसा लगेगा सब नॉर्मल है। तो पर उसके बाद से ही चीजें चलती चली गई और ऐसा पता चला कि भाई ये सपना वपना नहीं है, ये हकीकत है। और मान लीजिए कि आज आप मुख्यमंत्री बन गई हैं और अब आपको निभाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये एहसास मुझे जब मैंने रामलीला मैदान में
भरे मंच पे शपथ ली मोदी जी की उपस्थिति में, तो मैं पूरी तरह से कंफर्म हो गई कि भाई चूटी वूटी काट के देख ली कि ये सपना वपना नहीं है, और ये तो वही जी। अब फंस चुके हो और अब आपको करना ही है। ये तो हो गई वर्तमान की बात। जरा भूत में चलते हैं, इतिहास में चलते हैं। आप यू स्पेशल लेकर, डीटीसी बस की यू स्पेशल लेकर अपने दौलत राम कॉलेज जाया करती थी। अब उसी घर से अब आपकी कॉन्वॉय चलती है, सीएम की कॉन्वॉय चलती है। तो बताएंगे कि उस टाइम का जो एक्सपीरियंस जो था, यू स्पेशल वाला एक्सपीरियंस लिटरली, और जो सफर है वहां से आज तक का, वो आपने कैसे कवर किया? उसका अपना एक अलग मजा था कि यू स्पेशल में बैठना और कॉलेज तक पहुंचना पूरी सहेलियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ में, और आज का जो पूरा सीन होता है उसका एक अपना आनंद है। पर मैं, ईश्वर की मुझ पे बड़ी कृपा है कि मैं इस डिफरेंस में अपनी पर्सनैलिटी को, मुझे लग रहा है कि ईश्वर ने मुझे बड़ी स्टेबिलिटी दी है कि उस चीज को और इस चीज को, वर्तमान में और भूत में जो मेरे साथ रहा, मैं दोनों को एंजॉय करके ये समझ रही हूँ कि ईश्वर ने जब वो मेरे लिए तय किया, मैंने वो किया और खूब आनंद से किया। अपनी यूनिवर्सिटी का टाइम, अपने जनरल एक साधारण व्यक्ति के नाते, एक नेता के नाते मैंने जीवन में संघर्ष करते हुए, तो इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि भाई मुख्यमंत्री जरूर नहीं हूं पर नेता पुरानी हूं। तो वो सारी चीजें जो आज मुझे मुख्यमंत्री के तौर पे व्यवहार मिलता है, पर मुझे मालूम है कि ये पद को है। इस पद में आप जितना अच्छा करेंगे उतना ही लोग सम्मान देते जाएंगे। व्यक्ति के लिए नहीं है ये, व्यक्ति के लिए नहीं है, ये उस पद के लिए है जो आप वहां पे अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। जितनी बेहतर भूमिका अदा करेंगे उतना बेहतर आपको सम्मान मिलेगा। जी। एक आमतौर से एक सवाल पूछा जाता है हर नेता से कि जब आप छोटी थी तब आपने कभी सोचा था कि आप सीएम बनेंगी? इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उस टाइम क्या पता होता है, लेकिन फिर भी जब आप एबीवीपी की नेता थी तो उस टाइम कुछ तो एम्बिशन रहा होगा। देखिए ना, तब ये सोचा था कोई चुनाव लड़ेंगे कि विधायक बनेंगे कि निगम पार्षद बनेंगे, नहीं सोचा था। पर जब जब मुझे मौका मिला एक्टिव सोसाइटी में काम करने का, तब तब मुझे ये था, एक शौक था कि ऐसी पावर होनी चाहिए कि जिससे आप सोचते हो वो काम कर सको सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में जब डूसू के प्रेसिडेंट थे तो हमने कॉमन एडमिशन फॉर्म, जो उससे पहले कभी नहीं होता था, किसी बच्चे को अगर एडमिशन लेना पड़ता था तो वो अलग अलग कॉलेजेस में जाता था, वहां का प्रोस्पेक्टस खरीदता था, फिर उस प्रोस्पेक्टस को भरता था। कोई 100 रुपए का था, कोई 200 रुपए का था, कोई 50 रुपए का था, यानी 10 कॉलेजेस में भरा तो 10 का अलग अलग। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट बनी तो फिर मैंने वहां पे कॉमन यूनिवर्सिटी फॉर्म को जो इंट्रोड्यूस किया, वो आज तक चल रहा है कि अब एक सिंपल सा फॉर्म लीजिए और उसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। आपको 10 कॉलेज, 20 कॉलेज, जितना कॉलेज चाहिए उसमें भरिए, प्रायोरिटीज भरिए, आपका एडमिशन हो जाता है। तब भी मन में ये संतुष्टि थी कि चलिए आज मेरे पास इतना पावर है कि कोई एक अच्छा काम मैं कर पाई। मैं जब दिल्ली नगर निगम में एजुकेशन कमेटी की चेयरमैन थी तो दिल्ली नगर निगम के स्कूल के बच्चे वो ब्लू ड्रेस पहनते थे, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, और मैं जब चेयरमैन बनी तो मुझे लगता था कि यार ये हमारे जो बच्चे स्कूलों के, ये कितने बेचारे लगते हैं इस ड्रेस में, जबकि पब्लिक स्कूलों के बच्चे बड़े चार्मिंग लगते हैं, उनकी ड्रेस बड़ी अच्छी सी लगती है। तो जब ड्रेस का पैसा सरकार ने खर्च करना है तो वाई दिस ब्लू वन? मैं ब्लू की जगह कोई और कलर लेकर के अपना बढ़िया सा ड्रेस क्यों नहीं बना के अपने बच्चों को पहनाती? व्हाई शुड दे लुक नाइसर? हाँ, और मैंने अधिकारियों से बड़ा झगड़ा किया। मैंने कहा भाई इस ड्रेस का कलर बदलना है, इसका ड्रेस का पैटर्न बदलना है, चेक, हम प्लेन की जगह चेक लेके आते हैं, चेक की जगह ब्राउन लेके आते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, ये तो सालों से ऐसे ही चल रहा है, आप कैसे आप कह रही हैं कि इसको हम बदल दें? मैं कहा अरे भाई ये बताओ कौन सी किताब में लिखा है कि ये ब्लू ड्रेस ही देना है आपने? आप वो किताब मुझे लाके दिखाइए, वो एक्ट मुझे लाके दिखाइए तो मैं मान जाऊंगी। अब कहीं हो तो मिले, कहीं था ही नहीं। और आई वॉज द पर्सन हु चेंज दिस ड्रेस ब्लू इंटू ब्राउन चेक। और आज हमारे दिल्ली नगर निगम के स्कूल के बच्चे भी जब वो ड्रेस पहन के निकलते हैं वो प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं लगते जी। तो ये जो एक चाव था मेरे मन में कि जो मैं सही सोचती हूं वो मुझे करने का मौका मिले, वो शायद मुझे यहां तक धीरे धीरे करके लेके आया। जहां जहां मुझे गलत लगा, जहां जहां मुझे लगा कि सिस्टम को रेक्टिफाई करने की जरूरत है और उस जगह मुझे पावर मिली, वो मैंने करने की कोशिश की। डू यू कंसिडर योर सेल्फ वेरी परसिस्टेंट पर्सन? जिद्दी टाइप की हैं आप? जिद्दी भी हूं पर एडजस्टेबल भी हूं।
जहां मुझे लगता है या तो मुझे कोई कन्विंस कर ले या मैं उसे कन्विंस कर लूं। अगर सामने वाले ने मुझे कन्विंस कर लिया तो ओके, मैं उस रास्ते पे चल पड़ती हूँ। और मुझे लगता है कि नहीं ये गलत है और मैं कन्विंस कर लेती हूँ तो मैं उस पे। तो दोनों चीजें मैं समझती हूँ कि मेरे चरित्र का कहीं ना कहीं पार्ट है। So you're willing to look at the other side also. ऑफ कोर्स हर बार हर समय हम ठीक नहीं हो सकते। हमें सामने वाले को सुनना, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। हर चीज का दूसरा पहलू होता है, वो पहलू हमें समझ आना चाहिए या हम समझाने की स्थिति में आए।